बिहार विधानसभा चुनावों पर राज्यसभा टेलीविजन की इस खास पेशकश और देश देशांतर के इस विशेष अंक के साथ भागलपुर से मैं कुर्बान अली। मैं यहां आज मौजूद हूं तिलका मांझी विश्वविद्यालय के रविंद्र भवन में एक खास पैनल के साथ बिहार चुनावों पर चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, आगामी 12 अक्टूबर सोमवार को बिहार विधानसभा के पहले चरण के लिए 49 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। 10 जिलों के 9 लोकसभा क्षेत्रों में करीब 1 करोड़ 35 लाख मतदाता 584 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला इस पहले चरण में करेंगे। बिहार विधानसभा चुनावों के इस पहले चरण पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हरवंश मणि सिंह, हमारे साथ हैं प्रवीण सिंह कुशवाहा, आप बिहार कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, और जनता दल यूनाइटेड के नेता अर्जुन शाह साहब हमारे साथ में, साथ ही हमारे साथ सीपी सिंह राजनीतिक विश्लेषक भी मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं सीपी सिंह साहब सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहूँगा कि ये जो 10 ज़िले हैं जिसमें पहले चरण में मतदान होने वाला है, ख़ास करके लखीसराय, शेखपुरा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, इन चुनावों की आपकी नज़र में क्या महत्ता है, क्या महत्वपूर्ण बात है? बिहार के इस क्षेत्र में जी विधानसभा निर्वाचन में मुद्दों की जो प्राथमिकता होनी चाहिए, बिहार के किसी निर्वाचन में किसी मुद्दे की प्राथमिकता की स्थिति नहीं देखी जा रही। यहाँ मुद्दे हैं, बहुत विकास के मुद्दे हैं, शिक्षा, कृषि के विकास के मुद्दे हैं, यातायात संसाधनों की कमी के मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारे मुद्दे हैं। लेकिन ये मुद्दे निर्वाचनों में गौण पड़ जाते हैं और छोटे मोटे इशूज जो हैं वे निर्वाचक मतदाताओं को प्रभावित करने लग जाते हैं। परिणाम यह होता है कि निर्वाचन का जो सकारात्मक परिणाम है वह परिणाम सामने नहीं आ पाता है। परिणाम से हमारा तात्पर्य यह है कि पहली बात तो है कि मतदाताओं के प्रति प्रतिनिधि को रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। प्रतिनिधि रिप्रेजेंट करें मतदाता की इच्छा और आवाज को, वह उससे चूक जाते हैं जी। दूसरी बात होती है कि मुद्दों की राजनीति को जब हम प्राथमिकता केंद्र में नहीं लाते हैं तो मतदाताओं का जो नियंत्रण प्रतिनिधि पर होना चाहिए वह भी समाप्त हो जाता है जी। और प्रत्येक क्षेत्र इस उदासीनता के चलते, मतदाताओं की इस जागरूकता के अभाव और उस उदासीनता के चलते मतदाताओं को चाहिए अपने मुद्दों पर मतदान करें, जो नहीं हो पाता है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास में। हरवंश जी, आपका जो यहाँ प्रभाव है इस क्षेत्र में, जो पिछले लोकसभा के चुनाव हुए थे उनमें 4 सीटें आपका सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी जीती थी, 3 सीटों पर आप लोग जीते थे और 2 अन्य को गई थी। तो इस लिहाज से कहा यह जा रहा है कि इस पहले चरण में जिन 49 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है, यहाँ आपकी जो सारथी है वो लोजपा है और आपकी भूमिका यहाँ नंबर 2 की है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि लोजपा हमारे सारथी हैं और हम नंबर 2 के हैं। यह क्षेत्र बराबर भारतीय जनता पार्टी या मूलतः जनसंघ से प्रभावित क्षेत्र रहा है, और अभी भी हम देखेंगे तो भागलपुर, मुंगेर, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया और समस्तीपुर, तो समस्तीपुर भी हमारा बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र रहा है। पहले भी दलसिंह सराय रंजन हम जीते हैं। बेगूसराय में हमारी 3 सीटें थीं। जमुई भी हम चकाई भी जीतते थे, पिछली बार हार गए थे। भागलपुर तो गढ़ रहा ही है। भागलपुर, बांका में कोई कठिनाई नहीं। बांका की शायद ही कोई सीट हो जहां की हम नहीं जीते, एक धुरैया छोड़ करके सभी सीट पर बारी बारी से हम जीते हैं। और भागलपुर में जो उत्तरी भागलपुर है, बिहपुर और गोपालपुर भी हम पहले जीते हुए थे। भागलपुर जीते हैं, पीर 35 क्षेत्र जीते हैं। हाँ, कहलगांव जीतते जीतते हम हार गए थे, हमारे बलराम घोष जी हार गए थे। लेकिन हमारा प्रभाव सुल्तानगंज में हमारे प्रभाव के चलते ही
जदयू के लोग जीते। संगठन हमारा है, मतदाता हमारा है, लेकिन समझौता के तहत हमारे बल पर वो आगे बढ़े। आज भले इतराएं, लेकिन नींव हमारी डाली हुई। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। प्रवीण सिंह कुशवाहा साहब, 1989 में भागलपुर में भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए थे और शायद उसके बाद से कांग्रेस की वापसी बिहार में नहीं हो सकी है, और इन 25 सालों में जो आपकी पार्टी की स्थिति रही है, इस बार महागठबंधन में शामिल होकर कुछ बेहतरी की उम्मीद कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि आपने शुरुआत ही की है 89 के दंगों से, तो उसको देखिए, भागलपुर सीट बाय इलेक्शन में हम जीत चुके हैं जी। और हम ये एक बार फिर से साबित कर चुके हैं कि दंगा कराने से वाले लोगों से दंगा से बचाने वाले लोग ज़्यादा मजबूत हैं। कुछ समय तक उनका शासन हो सकता है, लेकिन हमारी वापसी ये बताती है बाय इलेक्शन की कि यहाँ अमन पसंद लोग रहते हैं और हमने अपना झंडा फिर से यहाँ भागलपुर में लहराया है। तो इस पूरे क्षेत्र में जहाँ पहले चरण का मतदान होना है, आप कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं और क्या उम्मीद कर रहे हैं? हमको लगता है कि प्रथम चरण में सबसे ज़्यादा सीटों पर हम लोग की जीत होनी है। कारण? और इसलिए कि जैसे बेगूसराय है हमारा, बेगूसराय बछवाड़ा, ये दोनों सीट हम परसों भी बछवाड़ा में थे, काफ़ी अच्छी राहुल जी की सभा हुई और उस सभा के साथ साथ वहाँ के उम्मीदवार जो हैं रामदेव राय जी बहुत मानिंद हैं और पुराने नेता हैं और उनका अपना वर्चस्व है। तो यादव वोटों पर एक अलायंस का जो प्रभाव है वो तो है ही। रामदेव राय जी इतने मजबूती से वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं कि लगता है कि परिणाम सकारात्मक आएंगे और उसका असर बेगूसराय पे भी पड़ेगा। बेगूसराय में हालांकि अमिता भूषण जी चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन वो सीट भी हमारे पक्ष में जाने की संभावना है। उसी तरह से भागलपुर में 2 सीट है, तो 2-2 4 सीट तो यही हम देख रहे हैं। चलिए, मैं आता हूँ आपके पास। अर्जुन शाह साहब, आप जनता दल यूनाइटेड का क्या भविष्य देखते हैं इस अंचल में? यहाँ तो बहुत सुनहला अवसर भविष्य है। जनता दल यूनाइटेड यहाँ जितने सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उसमें से हम 80% सीट जीतने जा रहे हैं। वह जीतने जा रहे हैं माननीय नीतीश कुमार के विकास के कार्यों को, उसको देखते हुए जनता उनके विकास के कार्यों पर सभी सीट पर शायद इनका खाता 2-4 पर खुले या नहीं खुले भाजपा का। जी, आप बहुत आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं। अभी लोकसभा चुनावों को ज़्यादा समय नहीं हुआ है और उन चुनावों में आपकी हालत अच्छी नहीं रही थी। जी हाँ, उसमें हुआ था हम और लालू जी अलग अलग लड़े और माननीय प्रधानमंत्री जी झूठे वादे इतने करके लुभा दिए इस देश में, यही नहीं पूरे देश में, उनका एक वादा पूरा नहीं हुआ। अब आपको लगता है कि अब लोग उन वायदों की असलियत शायद जान गए हैं और इसलिए आपको मदद करेंगे? जी, असलियत जान गए हैं और जान गए कि नीतीश कुमार विकास पुरुष है। माननीय लालू यादव जी आपका मुख्य एजेंडा यही है कि विकास के नाम पर। जी। अच्छा, सीपी सिंह साहब, ये जो इलाका है जहाँ प्रथम चरण के मतदान होगा 12 तारीख को, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और जो भागलपुर के आसपास का इलाका है, ये माओवादी नक्सलवादी हिंसा से भी प्रभावित इलाका रहा है और इसके अलावा बेगूसराय का जिक्र आता है तो मैंने देखा कि वहाँ वामपंथी दल भी काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। सीपीआई एमएल भागलपुर में भी नज़र आ रहा है और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं। और एक और जहाँ नक्सलवादी और माओवादी चुनाव के बहिष्कार की बात कर रहे हैं, वहाँ ये वामपंथी दल, तो क्या इनका कुछ भविष्य देखते हैं और जो माओवादी नक्सलवादी हैं उनके बहिष्कार की अपील का भी कोई असर होगा? हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि नक्सलवादी और माओवादी संगठन जो है और उसका कैडर जो है, दोनों के अंतर को समझना पड़ेगा। माओवादी संगठन अपना जारी करते हैं, बयान जारी करते हैं, बहिष्कार का अपील बहिष्कार की करते हैं, लेकिन मतदाता, उसके संगठन के लोग तो सामान्य किसान, नागरिक, मजदूर, पढ़े लिखे लोग, सभी तबकों के लोग उसके संगठन से जुड़े हैं, जिसको हम लोग माओवादी संगठन या नक्सल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। मतदान के समय उन संगठनों की अपील पर इन मतदाताओं पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं होता है। जो उनके कैडर के लोग हैं, जो हार्डकोर कैडर के हैं, उनको मतदान से कोई मतलब नहीं है। वे तो जंगल में रह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के चलते और कुछ, उसका बहुत असर इस मतदान पर पड़ने वाला नहीं है।
और मतदान पर उनका असर पड़ा भी नहीं है। आज तक के इतिहास में बहुत ज़्यादा उनका असर नहीं पड़ा है। अगर कहीं कभी कोई जीते हैं तो उस जीत में उनके ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रभाव नहीं है, वो नकारात्मक वोट से जीत गए हैं या कैंडिडेट के व्यक्तित्व के कारण जीते हैं। और उनका कोई मतदाताओं पर ऐसा प्रभाव है, सामान्य मतदाता पर, कि वो रिजल्ट में परिणत कर सकें, यह हैसियत इन क्षेत्रों में इन संगठनों। लेकिन मेरा दूसरा सवाल था कि जो वामपंथी दल चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो अपनी कुछ उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे? मतदान प्रतिशत में भले ही हम लोगों को पता चले कि उनको इतना मतदान मिल गया, वह उस संगठन के सिद्धांतों का समर्थक मत है या उन अन्य कारणों से प्रभावित मतदाताओं का मत है, इसमें डिफरेंस करना बड़ा कठिन है। इसलिए उनके प्रभाव को हम लोग बहुत अधिक महत्व नहीं देंगे कि वह या तो न तो बैलेंसर की भूमिका निभा रहा है, न ही जीत करवाने वाले। और एक जो टर्म कहा जाता है बिहार में कि वोट कटवा की भी हैसियत नहीं है। हाँ, उसकी वोट कटवा की हैसियत भी नहीं है, वोट कटवा की हैसियत भी नहीं है। इसलिए कि अगर हम लोग लें तो वोट कटवा की राजनीति बिहार में जो आज तक हो रही है वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है और लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन का कोई कास्ट कैडर नहीं है। इसलिए वोट कटवा की राजनीति में भी वे सफल नहीं है। हरवंश जी, आपकी पार्टी और आपका गठबंधन बिहार में 40 में से 32 लोकसभा की सीटें जीता पिछली बार, और उस वक्त में कहा गया कि जो लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए गए कि 15-15 लाख रुपया आ जाएगा खाते में, बहुत सुचिता की राजनीति होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, विकास होगा। मैंने काफ़ी बिहार में भ्रमण किया, दौरा किया। लोग कह रहे हैं कि साहब इसमें से कोई काम हुआ नहीं, और ये जो वायदे किए गए थे आपके प्रधानमंत्री की तरफ से, पार्टी की तरफ से, उनमें से कोई पूरा नहीं हुआ। मैं दो विषय पर बात करूंगा जी। एक तो अभी इन सारे लोगों ने स्वीकार किया कि इस क्षेत्र में पहले लाल झंडा का ज़्यादा प्रभाव था, परंतु अब वो भगवा में परिणत हो गया। प्रवीण जी के कांग्रेस उम्मीद पर जी रही है कि 5 सीट थी, 2 सीट की उम्मीद अभी भी ये लगाए हुए हैं, तो ये सोच रहे हैं कि हम उसी प्रगति में रहेंगे। तो कांग्रेस की ये स्थिति आ गई। और लालू प्रसाद जी ने पहले भी कहा था कि हम बिहार में कांग्रेस को उसकी हैसियत बता देंगे। तो लालू प्रसाद जी गठबंधन में रख करके अपने मित्रों की हैसियत भी बता देते। लेकिन मेरे सवाल का जवाब, दूसरी चीज जी, मेरे सवाल का दूसरी चीज, दूसरा जो आपका जी प्रश्न है, उस प्रश्न पर कि प्रधानमंत्री जी ने सब्ज बाग नहीं दिखाए, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के प्रति एक समर्पित भाव से एक प्रतिज्ञा की कि जो देश का पैसा है हम बाहर से ला करके लोगों के खाली खजाने में हम डालेंगे। आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं। लोगों के खाली खजाने से क्या मतलब है? लोगों के खाते में या सरकार के खाते में? लोगों के खाते में, लोगों के खाते में डालेंगे, क्योंकि कि देश में सब गरीब, खाता ही नहीं खुला कांग्रेस के 60 वर्ष के राज में, तो खाते में जमा हो कहीं पर जी। तो उन्होंने सोचा कि हम डालेंगे। तो बेचारे का खाता नहीं खुला, खाता तो खोल दिए प्रधानमंत्री, लेकिन खाली रही बात की रुपया, कुछ रुपया डाले गए। और जिन विषय पर बात चल रही है कि जो काला धन विदेशों में है, तो विदेशों का काला धन लाएंगे, समय सीमा कुछ रखी, समय सीमा समाप्त हो गई। 120 तक मानते हैं, आप मानते हैं। तो विदेशों से थोड़ा भी पैसा विदेशों से पैसा लाने की एक प्रक्रिया, सभी लोग शासन में रहे हुए हैं, सब जानते हैं कि उसकी एक प्रक्रिया होती है। आप उसका जवाब दें, लेकिन मैं बिहार के लोग ये जानना चाहते हैं कि जो वायदे उनसे किए गए थे उनमें से कोई पूरा नहीं हुआ, तो किस आधार पे आपको विधानसभा में वोट दें? बिहार के लोगों से जो वादा हमने किया था कि विकास और ये पैकेज मांग रहे थे, इनके पैकेज से तो ज्यादा पैसा हम दे रहे हैं। अच्छा, तो इतना कर देने से विकास हो जाएगा? अभी तो अनाउंस किया है, अभी चुनाव के बाद उस पर अमल होगा। अच्छा, नहीं, चुनाव की बात आ जाएगी। अभी प्रक्रिया की बात कर रहे थे, प्रक्रिया की बात नहीं, चुनाव से पहले नहीं, प्रक्रिया की बात नहीं आएगी।
इन्होंने वादे किए थे, चिदंबरम साहब का गेट खोल करके इन्होंने स्वागत किया, परंतु उन्होंने पैसा नहीं भेजा। हमने जो पैसा भेजा उसको ये खर्च भी नहीं कर पाए। लेकिन हम एक उम्मीद लगाए हुए हैं कि बिहार की जनता इस बार यदि सत्ता परिवर्तित कर देगी, यदि तो जिनके यदि अभी तो यदि ही न कहा जाएगा, यदि कर देती है और हमारी इच्छा है कि बिहार को धन धन से पूरा कर दे, तो हम पैसा भेज देंगे तो उसका सदुपयोग होगा। और इसी के लिए हम जनता के बीच जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। जिस तरह 15-15 लाख रुपया दिए, उसी तरह ये पैकेज दिए। पैकेज जो 1.25 लाख करोड़ का ही दिए हैं, घोषणा की है। घोषणा देने का सवाल कहाँ, देना तो इनको कुछ नहीं है। जो घोषणा की है 1,06,000 करोड़ जो पुराना स्कीम चल रहा है, इनका दिया हुआ नहीं है। उनको जोड़ करके रीपैकिंग करके वो 8 लाख 10 लाख जो करोड़ जो देंगे, उसका कहाँ से देंगे ये भी नहीं बताए हैं। और तब ये घोषणा किए जब पार्लियामेंट बंद हो गया, जो कुछ गवाह भी होता झूठा, तो माना फरेब तो था ही उसमें, पार्लियामेंट में लिखा जाता उसके डेस्क पर कि नहीं सब इसने घोषणा किया कि बिहार सरकार को हम 1.25 लाख करोड़ देंगे। जब बंद हो गया, सेशन बंद हो गया, उसके बाद आके भागलपुर पूर्णिया में कहने लगे। लोगों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री ने कम से कम नीतीश कुमार और आपकी पार्टी को मजबूर किया कि आप उससे बड़ा पैकेज घोषित करें और आपको करना पड़ा। वह तो घोषित हम पैकेज घोषित नहीं किए हैं। हम जो काम कर सकते हैं, जो साधन है बिहार का, इनके भरोसे नहीं, जो साधन है उस भरोसे हम लोग बिना केंद्र की मदद के कर लेंगे आप विकास। अभी तक तो कुछ नहीं करा। जो केंद्र की मदद की जहां है, तो हम लोग एनएच देख रहे हैं, एनएच को देख रहे हैं जहां मदद करनी है, कि एनएच का जो एस्टिमेट बन के जाता है और वहीं रह जाता है। ठीक, प्रवीण सिंह जी आप कुछ कहें। यदि पर हर समय बात आती है कि यदि ऐसा हो जाता तो 60 साल का ब्लेम किया जाता है, 60 साल सत्ता में रहे। आप एक बात बताइए, 60 साल के दरमियान कभी आपने सुना है कि गुजरात को कांग्रेस सरकार ने कम पैसा दिया? ये गुजरात मॉडल लेके आए थे कि गुजरात हमारा मॉडल है, देश में हमारा मॉडल गुजरात होगा। कभी गवर्नमेंट ने गुजरात के कहा कि हमको कम पैसे दिए हैं कांग्रेस की सरकार ने? कांग्रेस की सरकार जब पैसे देती है तो ये नहीं सोचती है कि वो हाँ किसकी सरकार है, या इससे यदि कुछ होना है, या इससे ये लाभ होना है या नहीं होना है। तो ऐसे भड़काऊ बातें या ऐसे जुमलाबाजी करके सिर्फ वोट लिया जा सकता है, विकास नहीं किया जा सकता है। ये भोंदा तो विकास आपके पास विकास का क्या मॉडल है? विकास का हमारा मॉडल है, हमने सर्वांगीण विकास की बात हमने हर समय की है। पूरे देश के कोने कोने में विकास की जो भी सुई से लेकर पहाड़ तक आज जो भी देखने को मिली है, वो कांग्रेस का विकास किया हुआ है। इन लोगों ने उस पर अपना और किसी का कोई रोल ही नहीं है। यानी 65 साल में सिर्फ कांग्रेस का ही हाथ है, और उसमें क्या संदेह है? आप बताइए। ये लोग कहते हैं 60 साल श्री कृष्ण बाबू के काम को झुटलाया जा सकता है क्या बिहार में? ये लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण बाबू ने कोई विकास नहीं किया, और कर्पूरी ठाकुर के काम को अनुग्रह नारायण सिंह के लिए कह सकते हैं 5 साल का उनका टेन्योर रहा होगा। हम नहीं कहते हैं, हम तो नहीं कहते हैं कि उन्होंने विकास नहीं किया या उसमें उन्होंने एक ईंट नहीं जोड़ी, लेकिन हम जो इमारत बना रहे थे उसमें लोगों ने ईंटें जोड़ने का काम किया। हम इससे कभी इनकार नहीं करते हैं। 60 साल हमने जो काम किया उससे ये इमारत खड़ी हुई है। ये विकास की बात उसकी है जो ये देश के बाहर जाके अब बता रहे हैं कि भारत विकसित है, भारत विकसित है। वो देश के बाहर बोलने की नौबत क्यों आ रही है? क्योंकि इतना मजबूत है भारत। जी, और ये कांग्रेस की देन है। ये जो बात कही जा रही है, नहीं, मैं सीपी सिंह साहब से भी टिप्पणी ले लेते हैं कि जो विकास की राजनीति हो रही है और विकास के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, क्या वाकई विकास के नाम पर बिहार में वोट दिया जाता है? और अगर ये ऐसा है तो फिर नीतीश कुमार को लोकसभा चुनावों में क्यों रिजेक्ट किया गया? अगर यह मुद्दा बन जाए, विकास अगर राजनीति का मुद्दा बन जाए, निर्वाचन का मुद्दा बन जाए, तो बिहार का दुर्भाग्य तुरंत समाप्त हो जाए। दुर्भाग्य तो बिहार का यही है कि केंद्र से चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, अगर एक बीमारू राज्य को सहायता मिल रही है तो उसके विरोध की यह नौबत क्यों आ रही? यह विरोध तो इसलिए हो रहा है कि हम वोट बैंक तैयार करना चाहते हैं, हमको विकास से कोई लेना देना नहीं। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि क्या विकास मुद्दा बन रहा है इन चुनावों में? विकास तो या जाति उसकी हावी हो रही है? जरा सा विकास तो मुद्दा बन जाता है। इससे पहले लालू जी की सरकार को अपदस्थ जनता ने किया। उसका उदाहरण है कि जो कोसी बेल्ट, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, जो
अगर कास्ट पॉलिटिक्स की बात ली जाए तो लालू जी इंडिपेंडेंट अपने कास्ट के वोट पर जीतने में सक्षम हैं, लेकिन जनता ने मेजॉरिटी सीट से उनको वहां रिजेक्ट कर दिया। तो हम तो मान ही नहीं सकते हैं कि बिहार की जनता सिर्फ कास्ट के बेसिस पर राजनीति करती है और मतदान का जाति के। तो आप कह रहे हैं कि विकास के नाम पे भी नहीं करती? विकास भी, लॉ एंड ऑर्डर वाज द प्रॉब्लम। कानून व्यवस्था के नाम पर कानून व्यवस्था अगर नहीं होगी तो विकास कहां से होगा? तो जनता की नजर तो केवल जातीय प्रश्नों पर नहीं है, जनता की नजर कानून व्यवस्था पर भी है, जनता की नजर अपनी सुविधाओं पर भी है। सड़कें अच्छी हो, बिजली मिले, शिक्षा का प्रबंध हो, स्वास्थ्य। ये तो एक आइडियल स्थिति है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ऐसा हो पा रहा है? होगा, ऐसा हो रहा है इसलिए कि वातावरण इन्हीं मुद्दों पर बनता है। जातीय मुद्दे पर एटमॉस्फेयर इलेक्शन का तैयार नहीं होता है। यह बात अलग है कि वह निर्णायक हो पाएगा कि नहीं। ठीक है, अब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंतिम चरण में हैं और मैं अपने सभी गेस्टों से ये उम्मीद करूंगा कि बहुत संक्षेप में आपका की अंतिम टिप्पणी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, कि आप किस आधार पर उम्मीद कर रहे हैं लोगों से कि वो आपको समर्थन देंगे या आपकी सरकार बनाएंगे? हमारा आधार है कि आज़ादी के बाद लोकतंत्र की नींव डाली गई, परंतु लोकतंत्र की हत्या इन्होंने ही की। और आज जो लोग देश को लूटे, उन्हीं के साथ जंगल राज वाले भी मिलकर के आज गठबंधन किए हैं। और हम जिनके साथ गठबंधन जितने दिनों तक किए थे, ईमानदारी पूर्वक जनता के सामने में हमने विकास करके दिखाया है, इसलिए जनता का विश्वास हमको मिलेगा, यह हम उम्मीद करते रहे। जी, प्रवीण सिंह जी, आप किस बलबूते पर उम्मीद कर रहे हैं कि आपका गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है? देश भर के युवाओं को राजीव जी ने 18 वर्ष में वोट देने का अधिकार दिया। आज राहुल जी युवाओं के मॉडल बन के उभर के आए हैं, एक ईमानदार और स्वच्छ राजनीति की बात करते हैं। इस कारण से वो जरूर आज के तारीख में पिछड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने भावनाओं को भड़काकर उन युवाओं को अपने पक्ष में नहीं किया, चाहे मंडल के नाम पर, चाहे मंदिर के नाम पर। वो अपना मॉडल लेकर आए हैं, अपने तरह का मॉडल लेकर आए हैं और सच्चाई का मॉडल लेकर आए हैं। एक सपना वो युवाओं को दिखाना चाहते हैं कि जो सच हो सकता है। उस सपने के आधार पर हम कहते हैं कि हमारे जब युवा साथी, देश भर के बिहार के युवा साथी उनके पक्ष में मतदान करेंगे। और ये लगातार जो इस जातिवाद और राजनीति की बात कर रहे हैं लालू जी को महिमा मंडित करने वाले कौन लोग थे? ये वही लोग हैं जो गांधी मैदान में लालू जी को ताज पहनाने वाले हैं, सोने का मुकुट पहनाने वाले हैं। इस पार्टी के लोग कभी उनको मुकुट पहना कर सत्ता हासिल करना चाहते हैं, आज किसी और को मुकुट पहना के सत्ता हासिल करना चाहते हैं। ये इनडायरेक्ट रूप से सत्ता हासिल करने के लिए कोई भी विधि को अपनाते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सीधे रास्ते पर आम आवाम से जुड़ के उनके समस्याओं के समाधान को अपना तार्किक परिणति तक पहुंचा के हासिल करना चाहती है। अर्जुन शाह साहब, ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, विकास का भी काम किया, लेकिन जो गठबंधन उन्होंने बनाया है वो सही नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं थी। शायद अकेले अगर चाहते चुनाव में तो ज़्यादा बेहतर ढंग से वो सरकार बना सकते थे। पार्लियामेंट में हम चुनाव में देख चुके जी, और जंगल राज नहीं है कहीं। यह तो इन लोगों को अब कोई जैसे घर घर मोदी, हर हर मोदी करके एक नारा दिए, इस बार यह जंगल राज का नारा दे रहे हैं। माननीय लालू जी दबे कुचले बेसहाराओं को आवाज दिए थे, जिसका कि उनको जंगल राज का उपाधि मिली। उन्हें तो आप लोग जेल में भेज दिए। वह तो एक लड़ाई तो सबसे लड़े हैं, ये भी लड़े हैं, इनके साथ भी रहे हैं, हम लड़े हैं। विचार के भी नेता है। आज देश टूटेगा कि रहेगा, हम वाजपेयी जी के साथ थे, आडवाणी जी के साथ थे, लेकिन ऐसे चेहरा को इन्होंने लाया जो सारा देश जानती है कि देश यह तोड़ने वाला है। इसीलिए हम लोग इनसे अलग हुए। हम एक मिनिमम प्रोग्राम पर उनके साथ थे, जो विकास का बात था, शांति व्यवस्था की बात थी, उसके साथ इनके साथ अलायंस किए थे। जब देखे कि ये आतंक को बढ़ा रहे हैं तो हम लोग परहेज करके। आपको बैसाखियों की जरूरत रहनी ही है हर हाल में? नहीं सर, बैसाखियों की जरूरत नहीं रहनी है, हमको बैसाखियों की जरूरत नहीं रहनी है। माननीय नीतीश कुमार जी विकास, न्याय के साथ विकास का कार्यक्रम लेके चले हैं। माननीय नीतीश कुमार के समय में 94,000 अपराधियों को जेल दिए। यह असंभव बात था, हिंदुस्तान में एक स्टेट में 94,000 को इन्होंने जेल दिया।
और रही बात 6,500 से ज़्यादा किलोमीटर, 6,500 किलोमीटर ज़्यादा सड़कें बनाई, शिक्षा में सुधार करने का प्रयास किए, स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास किए, बहुत हद तक जहां तक हो सकता है जी जो साधन था उसमें वो बहुत प्रयास किया। उस आधार पर हम जनताओं के बीच में है और जनता हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है। जैसा सीपी सिंह साहब, बहुत संक्षेप में आपकी अंतिम टिप्पणी। गठबंधन जब बनता है तो लाभ और हानि दोनों होते हैं, तो जिसके हिस्से में जो है एक दूसरे शेयर करेंगे, बियर करेंगे और वह तय करेगा बिहार के निर्वाचन का भविष्य। चलिए, तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। अभी पहले चरण के मतदान की तैयारी है जो 2 दिन बाद होना है, लेकिन इसी के साथ एक रूपरेखा ये भी बन जाएगी कि 1 महीने बाद 8 नवंबर को जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो इन नतीजों का ऊँट किस करवट बैठेगा। अब देश देशांतर में बिहार से राज्यसभा टेलीविजन के लिए इस विशेष चर्चा में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।